जी पार्ट बी, इधर ले आओ भाई, इधर ले आओ भाई, इधर ले आओ, हमने ऐसे करना है। उसके बाद अब इधर देखें जी, ये पार्ट बी स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलें जी, पहला सवाल इज डन एंड डस्टेड। यार अब ये सवाल मैं आपको करवाऊं, अच्छा लगता है? आपको याद है उसने पता क्या लंबी कहानी कर कहा, स्पार्क लिमिटेड, क्या आप अकाउंटेंट हो? ये लिस्टेड कंपनी है। अंटिल लास्ट ईयर एसएल हैड अ सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें सारे शेयर्स कैश वाले थे और रिमेनिंग रिटेन अर्निंग पड़ी थी, यानी कोई सरप्लस नहीं, वो ना कोई सरप्लस ना कोई प्रीमियम, हाँ ठीक है, और ना वो बोनस शेयर्स वगैरह इशू किए, सारे कैश वाले। हाउएवर मैनेजमेंट ऑफ एसएल has ambitious growth plans for future and has started raising funds. SL has issued additional shares at a premium of cash and there are plans for further share issuance against cash as well as other assets. भाई वो बोर्ड मिटा दें। एसएल्स मैनेजमेंट इज ऑल्सो प्लानिंग टू, इसके लिए जरूरत नहीं है मुझे बोर्ड की, वो आईएस 41 वाला सवाल करके फिर मैंने रिवीजन शुरू कर देनी आईएफआरएस 16 की, फिर उसके सवाल की बारी आएगी, वो एक ही रह गया। ठीक है, अच्छा पता नहीं वहां तुम क्या क्या करते हो, पता नहीं क्या क्या तुमको और कितने दुख दोगे मुझे, पता नहीं जाते जाते। However, management of SL has ambitious growth plans for future and has started raising funds. यार नहीं यार, आखिरी दिन है, सच्ची मुच्ची मुझे कोई दुख नहीं दिया तुमने, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा ऐसा ना हो तुम्हारे दिल पे बोझ आ जाए, ठीक है? अच्छा जी, ऐसे किया मैंने? ऐसे नहीं नहीं, ऐसे नहीं किया, सही है, ऐसे ही है ही ऐसे इस वक्त। एसएल हैज इशूड एडिशनल शेयर्स एट अ प्रीमियम। अच्छा, एसएल ने इशू किए एडिशनल शेयर्स एट प्रीमियम फॉर कैश, और ये प्लान कर रहे हैं कि फर्दर शेयर्स कैश में भी और अदर एसेट्स के बदले में भी देंगे। और तो और एसएल की मैनेजमेंट इशू करने का सोच रही है बोनस भी, ताकि कुछ रिटेन अर्निंग्स को निकाल के पक्का काबू कर लें। यही तरीका होता है ना, ठीक है, बोनस इशू करने का सोच रहे हैं, जो कि अवेलेबल नहीं होंगे, जाहिर है जब आप रिटेन अर्निंग डेबिट करके शेयर इसको शेयर कैपिटल क्रेडिट कर लोगे तो अब ये पैसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बोनस इशू शेयर प्रीमियम को यूज करो चाहे रिटेन अर्निंग को यूज करो, ठीक है। बोनस इशू अगर डिविडेंड करोगे तो रिटेन अर्निंग को कर लोगे, बाहर पक्का कर रहे होते पैसे को, ठीक है। यू हैव पॉइंटेड आउट दैट दीज चेंजेस, अब आपको शोखी चढ़ी, आप ताज़ा करके गए थे यहाँ से कैफ 5, आपने कहा जाके शोखे बन के कहा, यू हैव पॉइंटेड आउट दैट दीज चेंजेस इन कैपिटल विल रिक्वायर एडिशनल डिस्क्लोजर्स एज पर फोर्स स्केड्यूल टू कंपनीज एक्ट। CFO has requested you, रिक्वेस्ट कहाँ होती है, बॉस है, रिक्वेस्ट बस ऐसे ही, यार प्लीज जरा ये बना दें। अब आप रात को भी इधर ही बैठे हैं, दिन को भी बैठे हैं, आपको भूल गया असल में, बैठे हैं आप बना रहे हैं। द CFO has requested to prepare an illustrative note on share capital and reserves which needs to be included in SL's upcoming annual financial statements। ठीक है, अब ये उसने थोड़ी सी ज्यादती कर दी थी, एंड रिजर्व्स कह के। खैर हम तो अपने शेयर कैपिटल बनाएंगे, तो बाकी फिर अब अल्लाह खैर करे, देखते हैं। तो शेयर कैपिटल का नोट हम बनाते थे, आपने यूं लिखना है, क्या नाम है, SL। आगे कह रहा था कोई भी आप इंफॉर्मेशन अज्यूम कर लो, हम कुछ भी अज्यूम नहीं करें, ऐसे क्यों अज्यूम करें। SL नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये आप मुझसे बनवा रहे हैं, बताओ यार है को बात करने वाली, सिर्फ फॉर्मेट बनाना है। फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंड लिखा हुआ है जी, नहीं, फॉर द ईयर एंडेड कोई भी नहीं, ठीक है। अब नोट नंबर, हम तो अपने वाला नोट नंबर ही याद करेंगे, 3 था, मुझे याद है हमारे सवाल में नोट नंबर 3 था कैपिटल का, ठीक है। तो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर हम यूं लिखते थे जी, 3.1 में ऑथराइज्ड, और 2 कॉलम्स बनाते थे, इनफैक्ट 3 होते थे, 2 कॉलम्स और बीच में अंग्रेजी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते थे क्वांटिटी इन मिलियंस, कोई नहीं अब लिखने की जरूरत। उसके बाद दरमियान में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन और फिर अमाउंट आ जाती थी। तो हम यूं लिखते थे जी, हम यूं लिखेंगे कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्या लिखते थे, कुछ याद करो, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये तो पाकिस्तान के अंदर एक शेयर 10 रुपए का होता है, ये लिख सकते हो। ये भी ना लिखना चाहो तो कोई नहीं, ₹X ईच लिख दो, कोई मसला नहीं। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ
थोड़ा सा यार इसी को बरकत डाल दें जरा ऐसे करके, हैं जी, ताकि यहीं पूरा हो जाए काम। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और आगे फिर अमाउंट आ जाती थी। ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद अगला काम जो आपने किया था वो फिर इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल की बात की थी ऐसे ही। ठीक है, तो अब जितना मुझे याद है मैं वो लिखूंगा, अब आपने पर्चा देना है थोड़ी बहुत, अब फिर हेल्प करते रहना मेरी। 3 पॉइंट यहाँ टोटल भी होता था, सॉरी यहाँ पे टोटल, जाहिर है मैंने 6 महीने में एक बार करना होता है, वो कर चुका था, अब ये दूसरी बार पर्चे की वजह से करना पड़ रहा है, थोड़ा अच्छा याद हो जाएगा इस सेशन में। तो इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। अब इसके अंदर ना आप तफसील लिखते थे पूरी, ठीक है, कि आपके कितने शेयर्स कैश वाले हैं, कितने अदर देन कैश वाले हैं, यहाँ पर सिर्फ अदर देन कैश लिखते थे, और उसके बाद फिर नीचे जाकर उसकी अंग्रेजी लिखते थे। ठीक है, और कितने बोनस वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपने अंग्रेजी जो मारनी हुई, तो जितना आपने लिख लेना था मैं वो लिख रहा हूँ। रिजर्व वाला आपने भी भूल जाना था, मैं कहूँगा सोल्यूशन से देख लो कि उस तरह से अलग से उसने रिजर्व दिए होते, वो तो अलग से होते ही नहीं ना, हम तो चेन इक्विटी के अंदर असल में उसको कॉलम के फॉर्म के अंदर लिख देते हैं, तो वो वहाँ पे प्रेजेंटेड होते हैं, वहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इसलिए वो बस इतना याद रह जाता अगर कि उसने लिखा हुआ ज़रूर था शेयर कैपिटल के नोट के अंदर। पहले बात जब मैंने ये समझाया था कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व अलग अलग समझाए थे ना कि ये कौन से हैं और ये कौन से हैं, तो उसने एक लाइन शुरू में लिखी हुई थी कि कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व्स को सेपरेटली प्रेजेंट करना होता है। तो हम एसओसीआई के अंदर उनको सेपरेटली कर रहे होते हैं, इसलिए ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट वहाँ पूरी हो जाती है, ऐसे अलग से नहीं बनाते जैसे इसने सोल्यूशन में बना दिया हो। खैर चलें, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे वही लिखते थे, पहले कौन से वाले लिखते थे, कैश वाले या बोनस वाले? हाँ, ऑर्डिनरी शेयर, कैश वाले पहले लिखते हैं। नहीं नहीं नहीं, जो हम पहले जो लिखा था मैं ओपन करूंगा, लेकिन उससे पहले वाली लाइन, उससे पहले वाली लाइन वो भी जरा मैं दिखाना चाहूंगा। फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में गए, ओ 750, 200, 800 आ गया। यार खुल जा भाई, क्या हो गया तुझे? यहां से भी देख सकते हैं, यहां पे भी करीब करीब मिल जाना है आपको, लेकिन मैं पहले वाली लाइन भी पढ़ाना चाह रहा हूं। अब देखो ना, यहां पर हमारा वो नोट जो हमने बनाया था, एक मिनट यार, एक मिनट, इस नोट के अंदर हमने अलग नहीं किए कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, हम पहले जो मर्जी लिख लें, ठीक है, लेकिन हमने, मैं कहना ही चाह रहा हूं, हमने बस इतना सा नोट ही बनाया था और ये वाली लाइन हमने याद की थी, तो हम यही बनाएंगे क्योंकि हमारी आदत ही यही थी। अब आई के हमने अपने सोल्यूशन के अंदर अजीब फनकारी की हुई थी, क्योंकि दूसरी जो बात थी कि अलग अलग होने चाहिए, वो हम दिखाया करते थे ऐसे। देखो, शेयर कैपिटल अलग है, शेयर प्रीमियम अलग है, रियल सरप्लस अलग है, जनरल रिजर्व अलग है, और रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, तरतीब डिफरेंट है, पर ये दोनों कौन से हैं? ये कैपिटल है, और ये दोनों कौन से हैं? ये रेवेन्यू है। अब हम तो इसको यही कवर करते होते हैं, तो ये हमारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो है वो कंपनीज एक्ट की पूरी हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि उसने क्या लिखा था, ये शेयर कैपिटल रिजर्व के अंदर उसने क्या बोला, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व शैल बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड। हमने यहां पे इसको ऐसे पढ़ लिया। फिर कहता है एनी रिजर्व रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन अंडर एक्ट शैल बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड। एनी लीगल एंड अदर रिस्ट्रिक्शन जो उसके ऊपर हो वो भी बता देना, ठीक है, इसके ऊपर। अब ये वाली बात उसने कवर की है वहां पे अपने, तो बहरहाल अब ये जितने नंबरों का सवाल था उसके काफी नंबर आ जाने थे अगर इतना भी बन जाता तो। कितने नंबरों का सवाल है वैसे ये? 6 नंबर का, तो वो आपने नहीं लिखा होगा तो 4 तो फिर भी आ ही गए होंगे। ठीक है, खैर आपने यहाँ पर लिखा ऑर्डिनरी शेयर्स, कैसे लिखा हुआ है, कैसे लिखी थी अंग्रेजी, कुछ याद है? ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड एज बोनस, ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो लिखो ऑफ ₹10 ईच issued as fully paid bonus या बोनस शेयर, issued as बोनस शेयर, इतना भी काफी है।
ठीक है जी। और यहाँ पे उनकी अमाउंट आ जाती थी। फिर उसके बाद आप लिखते थे ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये उल्टा मुश्किल हो जाता है, डेटा गिवन हो फिर भी अच्छा होता है। इशूड एज अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसकी भी अमाउंट आ जाती थी। और फिर बाकी जो बैलेंस हमने निकाला था, बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं जी, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड इन कैश, ये इनकी अमाउंट आ जाती थी। और यहाँ पे हम कर लेते थे टोटल क्वांटिटी का भी और अमाउंट का भी। ठीक है, अब ये हमें पता है। खैर इसके साथ हम ये भी लिखते थे, साथ ही हम फिर इसके लिखते थे 3.3 के शेयर्स इशूड फॉर, उसने कहा कोई भी अजम्पशन ले लो, हम ले लेते हैं कि बिल्डिंग के लिए, प्लांट के लिए है, तो शेयर्स इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश आर इशूड, वो जो वजह आर इशूड फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग, पर आपकी अजम्पशन है परचेज ऑफ बिल्डिंग। ठीक है जी। 3.3 ऑल शेयर्स आर इक्वली रैंक्ड एंड आर एलिजिबल फॉर क्या था, डिविडेंड, फॉर डिविडेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, कुछ ऐसी बात ही थी, टाइम टू टाइम। और एंड आर वो ईच शेयर पर एक वोट, चलो हाँ, एंड आर एंटाइटल्ड, यही ऐसे लिख दो, एंड आर एंटाइटल्ड टू 1 वोट पर शेयर इन एजीएम। अब ये वाली बात तो सारी ठीक है, इसके नंबर अब आपको उसको देने चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, उसने आगे कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व में वो जो अंग्रेजी लिखी हुई थी वही एज इट इज तोड़कर वो भी लिख दिया। कौन सा सवाल है ये, इतना तो हमारा भी ठीक ही आया है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम और अदर रिजर्व होते हैं। शेयर कैपिटल तो कोई रिजर्व नहीं ना होता, ठीक है, तो शेयर प्रीमियम, अदर रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी कह सकते थे, और जनरल रिजर्व में, ये रेवेन्यू रिजर्व में जनरल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग्स। अब इसके अंदर उसने कहा अदर रिजर्व में, कहता है जी शेयर प्रीमियम जो है ये इतना पड़ा है जो रिसीव हुआ था जब हमने शेयर इशू किए थे 10 रुपये ईच इन 2024, रिप्रेजेंट अ प्रीमियम ऑफ इतने रुपए। जब हमने ऑर्डिनरी शेयर 10 वाले इशू किए थे तो ये इतने रुपए वो प्रीमियम लिखा हुआ, ठीक है, ये इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये कहीं पे ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, आप अभी कंपनी एक्ट पढ़ के आए हैं, ये वाली लाइन लिखना, अपनी तरफ से ऐसे ही चस्का इसने लगाया हुआ है, तो कोई नहीं, 6 नंबर में से 5 फिर भी मिलने चाहिए आपको। एनीवेज ये बहरहाल उसने कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व यहाँ पे अलग अलग करके लिख दी। ठीक है, ये रिजर्व क्रिएट किया गया प्रॉफिट्स में, रिस्ट्रिक्टेड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स के लिए, या डिस्ट्रीब्यूशन से रिस्ट्रिक्टेड है, अलग करके रख लिया, हुकूमत ने लगाई पाबंदी, जैसे भी है। तो ये एक एडिशनल काम था जो यहाँ पर पर्चे में बैठे हुए नहीं ख्याल में आ सकता था, क्योंकि नोट बनाया था जो शेयर कैपिटल उसने कहा था, ये एडिशनल एक रिक्वायरमेंट थी, बहरहाल भूली जाती है। जैसे जिस 1-2 सवाल के अंदर उसने IAS 16 के डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट मांगी थी, तो आपकी आदत के मुताबिक वो 4 चीज़ें थी जहाँ फिक्स एसेट शुरू हो रहे हैं, लेकिन जब सोल्यूशन में जाके देखा था तो जनरल रिक्वायरमेंट वाले भी पहले 2 पॉइंट्स उसने घुसाए होते, बल्कि कैपेसिटी वाला भी शायद घुसा दिया था। ठीक है, तो ये फिर थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है, ये बातें याद आ जाएं तो फिर फूल लग जाते हैं, ना आए तो भी कांटे नहीं लगते, 1-2 नंबर ही कम होते हैं। ठीक है, वो फूल दूसरे होते हैं ना, फिर वो सबसे ज़्यादा नंबरों वाले बन जाते हैं बच्चे। अगर ये चीज़ें पर्चे में ऐसे याद रह जाएं, नहीं आती तो कोई बात नहीं, 70, 80, 90% सवाल आपके आराम से सही हो सकते हैं। ठीक है, और मेरे हिसाब से तो इतना भी बस, उसने ये ना शेयर कैपिटल एंड रिजर्व बोल दिया था, ये उसने उस्तादी लगाई थी, जिस वजह से वो जस्टिफाई कर गया। सिर्फ शेयर कैपिटल लिखता तो हम फिर आगे जाते ही ना, फिर हम उससे जाकर लड़ते, तो यार रिजर्व के बारे में तो बताना था ना। अब जेन के अंदर होना चाहिए था कि रिजर्व को अलग अलग दिखाना होता है, तो फिर यहाँ पर अंग्रेजी में ही लिख देते ना सिर्फ, तो चलो उसको ये होता कि यार उसने बता दिया है, कुछ थोड़ा से जो है वो मार्क्स मिल जाते, कैपिटल रेवेन्यू अलग अलग नज़र आने चाहिए। ठीक है, एनीवेज
जिन्होंने पॉइंट्स लिखे थे, मुझे एक बच्चे ने भेजा भी था, मैंने कहा था मैं वेला होकर देखूंगा, किसने भेजा था, वो बच्चा ही नहीं बचा, बच्चा ही नहीं, ठीक है। अच्छा चलें जी, तो ये सवाल क्या है हो। अब यार बोल बोल के मैं गया हूँ थक, इसलिए पहले मैं करूँगा 5वां सवाल, ठीक है। 5वां सवाल करके फिर ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। ब्रेक फिर हो ही जाएगी, वैसे हो सकता है ये 10-15 मिनट में हो जाए, मुश्किल नहीं है सवाल बहुत से ज़्यादा आसान है, ठीक है। सवाल में कहता है प्रिपेयर करो रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फ्रॉम जीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। हालांकि इस सवाल में कोई अदर कंप्रीहेंसिव इनकम का आइटम ही नहीं आया, बायोलॉजिकल एसिड का ये सवाल था। फॉर द ईयर 31 दिसंबर 24 एंड अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑफ दैट डे। ये टेस्ट में हम सायों ने दिया था मेरे ख्याल में, हमने फिर मैंने चेंज कर दिया था क्योंकि मैंने एंड पे फिर IS 41 का और क्या रिवाइज कराता, तो मैं तो इसलिए एंड पे रखता होता हूँ रिसेंट अटैम्प्ट को। तो फिर एक आधा गलती से चला भी गया था, लीज वाला चला गया था, उसका सोल्यूशन भी एक जगह रुका था, लेकिन आज फिर उसको कर लेंगे। जैसे IS 12 का था ना, तो कोई बात नहीं, वो करवा दिया ना मैंने, क्योंकि वो मैंने एंड भी कराना था, उस वक्त ही कहा था, ठीक है। तो बस मेरा दिल नहीं होता, बहरहाल चला गया, अब क्या करें, कोई बात नहीं। Gaultier Limited is engaged in agricultural activities including cultivation of fruits, orchards, ठीक है। कल्टीवेशन करते हैं बागात की, फलों के बाग लगाते हैं, और सीजनल क्रॉप्स भी, ठीक है, ऑर्चर्ड्स भी लगाते हैं और सीजनल क्रॉप्स भी, ठीक है। तो कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट ऑर्चर्ड्स एंड ग्रोथ ऑफ सीजनल क्रॉप एक ही बात है। GL फॉलोज IFRS इन प्रिपेयरिंग, यानी कि वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ खाली पेंडू नहीं है, ये पेंडू पढ़ा लिखा है, ये IFRS को फॉलो करता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी उस हिसाब से बनाता है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स अकर्ड ड्यूरिंग, ये बहुत बड़ा काम है एग्रीकल्चर, इसको इजी नहीं लेना कभी। 31 दिसंबर 2024, और आपको तो अब पता लग गया एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ फसलें उगाना नहीं है, एग्रीकल्चर तो बहुत वास्ट डेफिनेशन है। एग्रीकल्चर कहते थे हम कि आप मैनेजमेंट कर रहे हैं बायोलॉजिकल एसिड की। याद करें, पहली बात, बायोलॉजिकल एसिड वो लिविंग एनिमल्स भी हैं, लिविंग प्लांट्स भी हैं, बीरर प्लांट को निकाल दो तो फिर उन बायोलॉजिकल एसिड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन जी, आपने पौधा लगाया, जानवर रखा, उसको बड़ा करके बेचना है। दूसरा जी, आपने पौधा लगाया या जानवर रखा, उससे एडिशनल पौधे या जानवर बेचने हैं, अच्छा वो फिर बीरर प्लांट बन जाता है, लेकिन जानवर बीरर नहीं होता। या फिर आपने फलदार दरख्त लगाया या जानवर रखा जिससे दूध बेचना है। ये सब के सब क्या थे, ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस थी। इनको मैनेज करने का नाम एग्रीकल्चर था। तो एग्रीकल्चर को बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन बन गई थी, एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड ये लोग लगाते हैं। अब हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। कहता है ऑन 1 जनवरी 2024 GL प्लांटेड 50,000 एप्पल के पनीरी सैपलिंग्स, ठीक है, निके निके पौधे लगाए, एक्सपेक्टिंग देम टू मेच्योर एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एप्पल्स इन 5 ईयर। 5 साल बाद जाकर ये क्या होंगे, मेच्योर होंगे और इन पर फल आना शुरू होगा। याद करो CWIP बीरर प्लांट है ये। अच्छा अभी नहीं, वैसे अभी नहीं कहना चाहिए, अभी नहीं कहना चाहिए, पूरी बातें तो सुन लें। अगर चुप होगा तो अज्यूम करेंगे, चुप ना हुआ तो ये तो पता लग गया कि ये एक पौधा है जिस पर फल आएगा, वो बियर करेगा, प्लांट के ऊपर ये बियर करेगा, प्रोड्यूस। और एप्पल ट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ 20 साल, और 20 साल तक इस पर फल आता रहेगा, लेकिन नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव एनी रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ देयर। तो ये तीसरी चीज़ भी पूरी अब हुई। पहली बात, इस पर फल आएगा, एक से ज़्यादा दफ़ा आएगा, और इसकी लकड़ी किसी काम की नहीं है। तो ये कौन सा प्लांट बन गया, ये एप्पल ऑर्चर्ड जो है ये बियरर प्लांट है। अब बियरर प्लांट के लिए तो आपको एक एग्जांपल दी थी कि आपने एक पनीरी खरीदी, उसको लगाया, ज़मीन तैयार की, उसको लगाया, लगाने के बाद मुलाजिम रखा, पानी दिया, दवाइयाँ लगाईं, और जब तक आप उसको सेंच कर 5 साल में फल के काबिल नहीं कर लेते, मेच्योर नहीं कर लेते, तब तक वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। वो याद आया? तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, बियरर प्लांट CWIP है, ठीक है। अब 50,000 पौधे हैं भाई, कॉस्ट नहीं है ये, 50,000 पौधे हैं। आए कहता है इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग लैंड, हल शल मारे, लेबर लगाई, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, वो कितना है जी? तो इसकी एंट्री क्या बनती है, ये एंट्री से उसने मांगी हुई है ना,
बोलो, नहीं एक्सट्रैक्शन, तो फिर एंट्रीज मैं करता जाता हूँ, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनी जी, इसकी एंट्री क्या बनेगी जी, बियरर बियरर प्लांट, लेकिन अभी हाँ अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, डेबिट और कैश क्रेडिट, कैश या बैंक क्रेडिट कितने से जी, 20 से। अच्छा अगली बात, अब बियरर प्लांट है तो ये तो पीपीई बन गया, ये तो आईएस 16 में चला गया, ऐसा ही है। अब आईएस 16 के अंदर या कॉस्ट मॉडल है या रीवैल्यूएशन मॉडल है, ठीक है। अच्छा वो कहता है जीएल ऑल्सो इनकर्ड 5 million इन अपकीपिंग कॉस्ट विच वर नेसेसरी फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द, हाँ भाई इसकी भी एंट्री क्या होनी चाहिए, ये भी तो उसी मतलब बाद में जो खर्चे हो रहे हैं वो मुलाजिम को तनख्वाह, ये तो इनिशियली खर्चा हुआ ना, उस वक्त जो मजदूर इकट्ठे बुलाए, बुला बुलू के उनसे काम करवाया, ज़मीन सीधी करवाई और सारा कुछ करने के बाद पौधे एक दफ़ा में लग जाते हैं, वो एक बड़ा उस वक्त प्रोजेक्ट होता है, ज़मीन सीधी हो रही है, वो 50,000 पौधे लगाए हैं तो 50,000 गड्ढे खोदे गए होंगे, उनमें जगह जगह पे वो खाद डाली गई, दवाई डाली गई, उसके ऊपर फिर पौधा लगाया गया, फिर उन 50,000 पौधों को पहली बार पानी दिया गया। तो उस प्रोजेक्ट की बात है कि उसके ऊपर जनाब उनका 2 करोड़ रुपया लगा है, 50,000 पौधा लगाया। उसके बाद फिर 50 लाख रुपया उसकी अपकीपिंग पर भाई बंदे रखे हैं भाई, वो बाद में पौधा लग गया, उसको संभालना है, सेचना है, पानी लगाना है रोजाना, सुबह दोपहर शाम उसकी केयर करनी है, उसको दवाई लगानी है, खाद देनी है, उसकी गोडी गुडी करनी है, तो खर्चे मजीद भी हुए। अब ये खर्चे भी कहाँ जाने चाहिए जी, ये भी क्या है जी, ये भी बियरर प्लांट है, ओके। तो इसकी एंट्री कर दोगे, करो बियरर प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है, ओके। अगली बात, अच्छा अब इसमें या तो IAS 16 है तो उसमें कॉस्ट मॉडल पे या रिवैल्यूएशन मॉडल एंट्री तो कर लो, क्या एंट्री बोली, बियरर प्लांट डेबिट, ये जब तक ये फल ना देने लग जाए ये CWIP में रहेगा और इस पर जो खर्चे हो रहे हैं 5 ही है ना, वो इसकी कॉस्ट में ऐड होते रहेंगे, और जिस दिन 5 साल पूरे होंगे और ये फल देने के लिए तैयार हो जाएगा उस दिन फिर हम इसको यहाँ से निकाल कर PPE बनाएंगे, फिर अगले 20 साल इसकी यूजफुल लाइफ है, इस पर इसको क्या कर देंगे, डेप्रीशिएट, ठीक है ना। यही होता है ना IAS 16 PP, ठीक है। अब सवाल के अंदर आगे वो कह रहा है वीट क्रॉप्स, फिर उससे आगे कह रहा है कॉर्न क्रॉप, फिर उससे आगे कह रहा है गवर्नमेंट से ग्रांट रिसीव हो गई, तो इसका मतलब कहीं पे और आगे रिक्वायरमेंट है, कहीं पे ऐसी तो कोई बात नहीं लिखी हुई कि IAS 16 में रीवैल्यूएशन मॉडल यूज करना है, कहीं ऐसा लिखा हुआ है नहीं, IAS 16 में तो ये चला गया। चले अगली बात, वो कहता है द फेयर वैल्यू ऑफ, अच्छा वैसे आपस की बात है, मैं ना इसको प्रोडक्ट वाइज कर रहा हूँ, मैं डेट वाइज नहीं कर रहा, ठीक है ना, मतलब मैं पहले आपको बियर प्लांट की सारी एंट्रीज करवा रहा हूँ, ओके, डेट वाइज नहीं कर रहा। हालांकि देखा जाए तो इसी सवाल के अंदर ये ड्यूरिंग 24 आ रहा है, ये 31 दिसंबर आ रहा है, तो डेट्स आगे पीछे होंगी, लेकिन मैं किसी एक क्रॉप को पकड़ूंगा, उसको मैं फिर एंड तक पहुंचाऊंगा, ठीक है, सही है ना, जरा पूरी बात हो जाए। अब ईयर एंड आया तो कहता है फेयर वैल्यू ऑफ सैपलिंग्स वाज एस्टिमेटेड एट, भाई बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना, एक साल गुजर गया तो एक साल बाद पौधे फल फूल चुके होंगे, तो बेशक उन पे अभी तक कॉस्ट कितनी आई हुई है 25 मिलियन की, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू 28 मिलियन तो हो सकती है। बट क्या ये बायोलॉजिकल एसेट है कि इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे ले जाएं, ये तो बियरर प्लांट है। अच्छा फिर बियरर प्लांट है तो ये तो पीपी है, अगर पीपी है तो इसको रीवैल्यूड अमाउंट ये कह सकते थे, रीवैल्यूड अमाउंट पर ले जाते, लेकिन वो तो तब होता जब हम इसको ऑप्ट करते। देखिए समझे बात को, IAS 40 में ऑप्शन कोई नहीं है बायोलॉजिकल एसेट को चाहो तो कॉस्ट पे रखो, चाहो तो फेयर वैल्यू लेस, नहीं 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 नहीं, अगर बायोलॉजिकल एसेट होता, यानी अगर यही अगला सवाल होगा वीट क्रॉप, अगर ये ईयर एंड पे खड़ी हुई है तो ये बायोलॉजिकल एसेट है जब तक खड़ी हुई है, क्योंकि इसी ने काट के फल बनना है, ठीक है ना। अगर ये ईयर एंड पे खड़ी होगी तो इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि IAS 14 तो कोई चॉइस नहीं दी। हाँ एक्सेप्शन थी कि अगर फेयर वैल्यू ना डिटरमिन हो सके तो मजबूरी के दर्जे में उस बायोलॉजिकल एसेट को कॉस्ट में रख लेना, लामा याद करो, लामा, ठीक है। तो ये तो IAS 16 में पढ़ा है, तो IAS 16 में आपके पास ऑप्शन होता है, तो इसलिए कॉस्ट पे पढ़ा है। उसने कहीं कहा है कि रीवैल्यूएशन मॉडल यूज करो, नहीं कहा, तो इसका मतलब इसको क्या करना है, इग्नोर, ये फेयर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इग्नोर। हाँ
अगर वो सवाल में ये कह देता कि आपने रीवैल्यूएशन मॉडल यूज करना है एप्पल सैपलिंग्स के लिए, ऑर्चर्ड के लिए, बाग के लिए, ठीक है, तो फिर आप ईयर एंड पर इसको ले। भाई पहली बात ये है ना, वर्क इन प्रोग्रेस की क्या फेयर वैल्यू होती है, उसने दे जरूर दी है, लेकिन पहली बात है ईयर एंड पर इसको लाते, इसको रीवैल्यू करते डेफिसिट करके, और फिर उसको गेन लॉस उसका बुक करते, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं, इसलिए सुकून मारो, इसको इग्नोर करना है, ठीक है, कोई मसला। फल वैसे नहीं आना, 20 साल वैसे कब शुरू होने हैं, जब कितने गया, जब स्टार्ट करेंगे प्रोड्यूसिंग एप्पल्स इन 5 years, जब मेच्योर होंगे और स्टार्ट, तो अभी 5 साल गुजरेंगे, फिर ये मेच्योर होंगे, फिर ये फल देना शुरू करेंगे, उसके बाद जाकर फिर इसको डेफिसिट करना शुरू करेंगे। फिलहाल तो ये बैलेंस शीट में नजर आएगा। अच्छा, मैं अगर आपकी इजाज़त हो, चलो क्या इजाज़त लेनी है आपसे, चलते हैं एक्सट्रैक्ट सीएसपी बनाते हैं। वखरा जो सवाल है जीएल, जी आया नू, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, हाँ 4 लिखने दिया पहले आप लोगों ने मुझे, ताकि फिर लिख के फिर मिटाए, थोड़ा खज्जल हो जी। इस अटेम्प्ट है इसकी स्प्रिंग 25, नाम है इसका अजीब सा, जीएल ही लिख दो फिर, वारे चाहिए, ठीक है। तो जीएल स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, एक ही साल के, 2 के, कहीं लिखा हुआ है कंपैरेटिव भी बनाओ, जरा देखो जाके, देखो जरा जाके क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम जीएल्स स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम एंड पीएनएल एंड बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 24, कहीं लिखा हुआ है कंपैरेटिव भी बनाओ। तो IAS 8 के अलावा खुद से कभी नहीं। IAS 8 जब अप्लाई हो जाए तो फिर स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है 2 साल का पीएनएल बनाओ, 2 साल की चेन इक्विटी बनाओ, 3 साल की बैलेंस शीट बनाओ, IAS 8 याद है। उसके अलावा किसी टॉपिक में खुद से कंपैरेटिव नहीं बनाना, ओके। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, अब आपके साथ आपके परिचय में सारे ही मेरे ख्याल में 30 जून वाले सवाल होंगे, है ना। सितंबर वाली अटेम्प्ट है ना, ये दिसंबर वाला आसान लगता है जी। तो 2024 की बात करें तो 2024 में जीएल की स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में पीएनएल हो या बैलेंस शीट हो, पीएनएल के अंदर बात करें, पीएनएल या ओसीआई में क्या आना है, इस पहले ऑर्चर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं तब तक ये फटाफट लिख लूं एज ऑन, भाई ये मैंने बता दिया, पूरे लिखना SOFP, और ये ना करते रहना, चबलाना मार दे रहना। मेरे ख्याल में थोड़ा जूम इन करके रख सकते हैं हम यहां तक जब वारेगी है, चलो खैर थोड़ा सा जूम इन कर ही लें। अच्छा जी सुने, अब ये जो मैंने अभी आपके साथ बात की है, ये एंट्रीज तो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए कर दी। अब ये एंट्रीज को देखकर मुझे बताएं कि पीएनएल में इसमें से क्या चीज गई है, कुछ भी नहीं गया, ठीक है। हाँ, बैलेंस शीट में इसके अंदर क्या है, क्या 20 + 5 25, लेकिन इग्नोर किया 20 साल को, इग्नोर किया 5 साल को, इनमें से किसी चीज को भी हमने लिफ्ट, इग्नोर किया 28 को, इसको किसी को लिफ्ट नहीं कराई। तो इनकम स्टेटमेंट में ना तो पीएनएल का कोई आइटम है, ना ही कोई बैलेंस शीट का आइटम है एक्सट्रैक्ट्स बनाने, ना ही कोई ओसीआई का आइटम है। हाँ, बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपको नजर आएगा बियरर प्लांट, एप्पल ऑर्चर्ड या एप्पल सैपलिंग, ठीक है। एप्पल ऑर्चर्ड लिख लेता हूँ जरा, मुझे अच्छा लग रहा है। तो 2024 की अगर बात करूं तो 20 + 5 ऐसे ही था, और सही है, बियर प्लांट, एप्पल ऑर्चर्ड है, और साथ में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी लिख देता हूं, ऐसे लिख देता जी बच्चों। 20 + 5 ये सवाल में से हमने उठा लिया, कोई तफसीली वर्किंग की मुझे ज़रूरत इसकी कोई नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये 25 रुपये मेरे बियरर प्लांट में नज़र आ रहा बैलेंस शीट के अंदर, कोई मसला, कोई चीज़ पीएनएल में लेकर जा सकते हो तो ले जाओ, मुझे मसला नहीं है, बता दो, मैं ले जाता हूँ, जैसे आप कहोगे। आज तो ऐसे ही आपका लास्ट डे है, बताओ ले जाना है कुछ तो बताओ, ले जाता हूँ मैं, नहीं। अच्छा, आगे कहता है
पॉइंट 2 में ड्यूरिंग 2024 में GL प्लांटेड वीट क्रॉप्स ओवर 100 हेक्टेयर्स ऑफ फार्म लैंड। ठीक है, जितने मर्जी पे करो। GL इनकर्ड 8 मिलियन। हाँ, अब देखो ना, इसके ऊपर ही पता ही आपको प्लांटिंग और कल्टीवेटिंग कॉस्ट होती हैं। हल लगेगा, बीज पड़ेगा, फिर उसके बाद खाद कूद लगेगी, पानी लगेगा, मजदूर काम करेंगे। 100 हेक्टेयर्स पे काम किया, लगा दिया आपने गंदम, तो फिर उसकी देखभाल भी तो है ना। तो ये खर्चे हुए हैं कल्टीवेशन के और प्लांटिंग के, इंक्लूडिंग लैंड प्रेपरेशन, सीड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन एंड लेबर। कहता है ये सब कुछ ही इसमें शामिल है। और शुक्र है हमारे ही साल में हार्वेस्ट हो गया। इसका मतलब हमारे साल में ही फसल आ गई है। तो बायोलॉजिकल एसिड ज़रूर बना, हमारे साल में ही बना होगा, परवान चढ़ा होगा, पौधा सबसे पीला हुआ होगा, फिर कटाई हुई होगी, थ्रेशर लगी होगी और गंदम के दाने बन गए हमारे ही साल में। जिस वक्त कटाई हो जाती है और गंदम में कन्वर्ट हो जाती है तो उस वक्त ये बायोलॉजिकल एसिड नहीं रहता, ये इन्वेंट्री बन गई है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना दो ऑप्शंस है। ऑप्शन 1 ये होता है कि आप इसको बायोलॉजिकल एसिड बनाएं और फिर बाद में जाकर इसको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बनाएं और बायोलॉजिकल एसिड को ख़त्म करें। इससे ज़्यादा आसान काम क्या है कि आप इसको क्या कर दो, 8 मिलियन को आप यूँ करो कि आप इसको एक्सपेंस कर दो, कल्टीवेशन एक्सपेंस, वीट। अब फिलहाल कल्टीवेशन एक्सपेंस लिख देता हूँ, आगे वहाँ पे जाके वीट लिख देंगे। ठीक है, कल्टीवेशन एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। इससे क्या हुआ कि सारे का सारा 8 मिलियन आपका एक्सपेंस आउट हो गया। अब अगर ईयर एंड पर ये आपकी गंदम खड़ी होती तो आप इसकी फेयर वैल्यू लगवाते। लेट्स से इसकी फेयर वैल्यू आती 11, तो आप यहाँ पर लिखते, उसकी एंट्री फिर होती, वैसे अभी है नहीं लेकिन उसकी एंट्री मैं थोड़ी देर के लिए कर रहा हूँ, उसकी एंट्री होती बायोलॉजिकल एसिड डेबिट, P&L क्रेडिट 11। अल्लाह खजानों से हम कहते थे आया है जी। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू चेंज आता वीट का, है नहीं लेकिन देख लो फिलहाल 11, और फिर ये गेन आता और उसके बाद कल्टीवेशन एक्सपेंस माइनस कर देते। ठीक है, बात समझ आ रही है। चाहे ना भी करते इस वक्त, उसको आप कल्टीवेशन एक्सपेंस पे क्या बनाए खड़े होते, उसको आप मतलब उसको बायोलॉजिकल एसिड बनाकर उल्टा रहे होते। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेंस अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं, एसिड अलग कर रहे हैं, और गेन आ गया, गेन इधर आ गया, एक्सपेंस इधर आ गया, तो नेट में वही गेन ही आना है जो एंड पे ले जाओ। तो आसान तरीका यही है। खैर, हमारे इस सवाल के अंदर क्या हुआ था, हमारे सवाल के अंदर कल्टीवेशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट तो हुआ था, लेकिन अक्टूबर में क्या हुआ, माशाल्लाह फसल आ गया और सिर्फ 3 लाख किलो, माशाल्लाह। ठीक है, और भाई 100 हेक्टेयर से क्या हो गया, शक्लें बना रहे हो, 3 लाख किलो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। एंट्री तो पास कराओ मुझे, याद करो, दूध निकाला, मीट आया, एंट्री क्या होती थी, एग्रीकल्चरल। अभी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्री प्रोड्यूस जो कि वीट है, ये डेबिट होगा और P&L क्रेडिट होगा। अल्लाह के खजानों से आया कितना 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 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आया, ये सब कुछ वहाँ कर देंगे। 300,000 इंटू हाँ 100 रुपये का 1 किलो है, कितना आ गया मिलियन में, ये देखो ना, 3000 kgs वीट आई एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। फेयर वैल्यू वीट की क्या है, इसी पे रिकॉर्ड करते थे 100 पे, तो कितना आता है 30 मिलियन। ये P&L में चला गया, और साथ ही आप कहते थे ओहो इसको खत्म करो अब और ये इन्वेंट्री बना लो। तो इन्वेंट्री ऑफ वीट डेबिट और एग्री प्रोड्यूस क्रेडिट। ठीक है, अब ये आया तो गया, ये कभी भी आपकी बैलेंस शीट में नजर नहीं आएगा। मैंने कहा था बैलेंस शीट में इन्वेंट्री पड़ी हो सकती है और P&L के अंदर ये गेन चला गया, लेकिन हम 2 एंट्रीज करते थे, डायरेक्ट नहीं करते होते थे। ठीक है, उसके बाद वो कहता है रुके नहीं हमने 31 दिसंबर अक्टूबर में कटाई हुई और हमने 31 दिसंबर पर 72% इस वीट का 72% बेच दिया 125 रुपए के हिसाब से। हाँ जी, क्या एंट्री होगी, नॉर्मल, ये एंट्रीज करा रहा हूँ, रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, नॉर्मल क्या एंट्री होगी जी, बोलो, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कितने बेच दिए जी, 3 लाख kgs पूरे नहीं बेचे, बल्कि इसका 70, जो भी आंसर आया उसको 125 आंसर
27 ये सेल बुक, लेकिन सेल बुक हुई है तो साथ ही कॉस्ट ऑफ सेल भी बुक करो। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री ऑफ व्हीट क्रेडिट। अब कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आ जाएगा, जो सेल में गया है, यानी 3 लाख रुपए कॉस्ट थी ना, उसका 72%, 3 लाख केजी से, सॉरी, ठीक है, तो उसमें से बाकी के बच गए। तो 72% की कॉस्ट क्या थी, 100। दो तरीके हैं, या तो 3 लाख का 72% करके केजीज निकालो और उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, या उससे आसान तरीका क्या है, इन्वेंट्री में 30 पड़ा था, वो 30 का 72% गया, कितना, 21.6, 22 कर दूं, ये समझ आया। ये 22 ऐसे भी निकल सकता था, आप कहते 3 लाख केजीज था, इसका 72% हमने बेचा था, तो जो बनता है उसकी 100 के हिसाब से हमने कॉस्ट रखी है अपनी इन्वेंट्री में। देख लो, वही तो आपको कहा था कि जो फेयर वैल्यू होती है पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट वाली, वही फिर इन्वेंट्री के लिए डीम्ड कॉस्ट बन जाती है, तो वो 100 रुपया ही था, जैसे मर्जी निकाल लो, ठीक है। उसके बाद आगे कहता है फेयर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग व्हीट 31 दिसंबर पर कितनी है, 120, तो उठाकर फेयर वैल्यू पे ले जाएं इसको, है ना। कहता है जो बाकी रहेगी उसकी फेयर वैल्यू 120 हो गई है, तो कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे ले जाए ना। हाईएस्ट 2 में तो लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी होता है, तो इसको क्या करना है, इग्नोर। इसको क्या करना था, फेयर वैल्यू को क्या करना था, इग्नोर, क्योंकि ये तो एनआरवी लॉस होता तो लेते, यानी कि अगर इस गंदम को बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कहीं पे कोई छत खराब हो गया, पानी गिरा और वो ख़राब हो गई, और अब अगर उसकी वैल्यू 90 रुपये हो गई है पर केजी, तो फिर आप इसको राइट डाउन करते हैं एनआरवी पे, राइट अप तो नहीं करते हैं इन्वेंट्री को, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो ये कहानी भी ख़त्म हो गई है। तो अब इसके अंदर क्या कुछ आया आपके सामने, आपने यहाँ पर आकर लिखा कल्टीवेशन एक्सपेंस व्हीट का 8 आ गया, और उसके बाद फेयर वैल्यू गेन व्हीट का ही लिख लो, कितना आ गया, 30 था आई थिंक, ठीक हो गया। और एक इन्वेंट्री आ गई है, वो 2 एंट्री से आया, बहरहाल इन्वेंट्री 30 की आई जिसमें से 22 चला भी गया है, तो करंट एसेट्स के अंदर आके आपने लिखा इन्वेंट्री कितनी आई थी जी, 30 की, और उसमें से 22 चली भी गई है क्योंकि आपने सेल भी ली है। अच्छा, अब सेल जब लेनी है ना, तो पूरा 30 गेन आप ले चुके हैं ऑलरेडी। अब यहां पर जब सेल ऑफ व्हीट का गेन लेना है ना, सेल जब लेनी है व्हीट की, तो ये ना करना कि आप फिर से दोबारा से पूरा 27 लिख लो, ना ना ना, 30 रुपया कॉस्ट जो उधर इन्वेंट्री की बनाई है वो सारा पीएनएल में आप बुक कर चुके हो, मैं इसलिए पहले लिख कर आया हूं। अब मजीद जो सेल किया है वो 30 वाली चीज को आपने थोड़ा महंगा बेचा है, तो ये अब आपकी सेल और कॉस्ट ऑफ सेल बनेगी ना, तो आप डिफरेंस लोगे, ठीक है। यहां पर सेल ऑफ व्हीट, तो आपने कितने वाली चीज दी, 22 वाली चीज 27 की बेची है, लो कितना, ये जो आपने 22 यहां पे निकाल दिया, ठीक, 5 रुपए का ये एक तरह से सेल बुक होगी, और ये कितना बच गया, 8। इसके अलावा और तो कुछ नहीं है सवाल से रिलेटेड के, है कुछ, इन्वेंट्री बची, ये देखो पहले गेन बुक किया आपने 30 का, और उसके बाद सेल बुक की 27 की, लेकिन साथ ही कॉस्ट ऑफ सेल भी बुक हुई है, मैंने दोनों चीजें वहां पे नेट की हैं, एक्सट्रैक्ट्स है ना, दोनों चीजें नेट की हैं, ठीक है। तो नेट में आपको कितना प्रॉफिट आया, 5 रुपए का। फिर आपकी इन्वेंट्री जो थी, जो 30 पे थी, वो अब 22 से कम हो गई, ठीक है। कैश तो एक्सट्रैक्ट्स में हम शो करते नहीं, डन हो गया, सही है। आखिर में आता है आपका कॉर्न क्रॉप, ये जरा साल के एंड पे उन्होंने लगवा दिया है, और फिर साल के एंड पे ये मौजूद है, तो ये बायोलॉजिकल एसेट है, इसको फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा, ठीक है, और फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करेंगे, और गवर्नमेंट की ग्रांट भी रिसीव हुई है। तो अब नमाज की करते हैं ब्रेक, ये दोनों मैं पॉइंट्स आकर करता हूं भाई, इसको मिटाना नहीं है, ठीक है। पार्ट बी यहाँ क्लोज कर दें।